आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण या कोलाहल, जिसे हम इंग्लिश में नॉइस पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी, आपके जीवन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्वनि प्रदूषण आप सभी इससे परिचित हैं, इसके शिकार भी हुए होंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में आज तक। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में पहले से भी पता होंगी, कुछ चीज़ें जो नहीं पता है वो यहाँ पर हम देखेंगे और जो पता है आपको उसका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले बात करें कि ध्वनि क्या होती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव से जब हमें केवल स्वर का आभास होता है, केवल आवाज का आभास होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, तो वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि क्या है? जो हम अपने अनुभव से जो स्वर का आभास करते हैं और जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। और जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो कंपित होने लगती है। वहां पर एक कंपन होता है जो कि हमें नहीं दिखाई देता है, बट वो होता है। और ये कंपन उस वस्तु के आसपास की जो वायु होती है उसमें भी कंपन पैदा कर देती है। जैसे जो आप मान लीजिए, आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आप एक तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं, तो जहां पर आपने पत्थर फेंका वहां पर तो कुछ हलचल हुई, लेकिन वो जो हलचल है, जो वो कंपन हुआ वहां पर, वो फिर आप देखें तो तालाब में बीचों बीच से एक लहर ऊपर नीचे होते हुए किनारे की तरफ बढ़ती है। तो इसी प्रकार से ध्वनि में भी होता है। वहां तालाब में पानी है तो हमें दिखाई देता है ध्वनि, यहाँ पर वायु हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जब वो कंपन उस वस्तु के आसपास की वायु में फैल जाता है, पैदा कर देता है, तो इसी वजह से जो ध्वनि है वो हमारे चारों तरफ फैलने लगती है। और ये कंपन जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो उस ध्वनि को सुनकर हम जो बातें हैं, जो स्वर है, जो कहा जा रहा है, उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे आप जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में अचानक से आपको एक आवाज सुनाई देती है। अब जब वो आवाज आपके कानों तक पहुंची तो जब आपने उस पर ध्यान दिया तो वहां पर प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया हुई, जिससे आपको पता चला कि जो आवाज है वो आपके फ्रेंड की है। समझ में आया ध्वनि के बारे में? ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है। फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं इसको। मैं चाहता हूं आप भूले ना, एग्जाम में इसको अच्छे से लिख कर आए। तो एक बार फिर से देखते हैं। ध्वनि जब हम अपने आसपास के प्रतिदिन के अनुभव से कोई स्वर का आभास करते हैं, ऐसा स्वर जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। और इसे एक प्रकार से और देखें तो जब किसी वस्तु से ध्वनि निकलती है तो वह कंपित होने लगती है, और यह कंपन उस वस्तु के आसपास में जो वायु है उसमें भी वो फैल जाती है और वहां से होते हुए वो हमारे कानों तक पहुंचती है।
जहां पर हमें उस ध्वनि का प्रत्यक्षीकरण होता है, उस ध्वनि के बारे में हम जान पाते हैं। तो इस तरीके से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ध्वनि तो आ गई हमारे पास, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ध्वनियां बहुत तीव्र होने के साथ भी उनका जो स्वर होता है, उनका जो लाउडनेस होता है, वो सहनीय होता है, उसे हम सहन कर सकते हैं। जैसे कोई गाना हो गया, कई बार अगर हमारे मनपसंद का गाना है तो वो बहुत तीव्र स्वर में भी अगर सुनाई दे रहा है, बहुत तीव्र आवाज है, उसकी तेज आवाज है, तो भी हम उसको बर्दाश्त कर ले जाते हैं, तो भी हम उसको इंजॉय कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो कि अगर स्लो साउंड भी है तो भी उनकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि हम उसे सह नहीं सकते। जैसे आप देखे होंगे, कई बार आप जब आप मार्केट में निकलते होंगे तो जो बिल्डिंग मशीन होती है, जहां पर लोग बिल्डिंग करते हैं, या घर में भी जब टाइल्स लगने का काम होता है, तो जो टाइल्स लगाने वाली जो मशीन होती है, जो टाइल्स को काटती है, उससे देखिए एक अजीब सी आवाज निकलती है जो कि एकदम बर्दाश्त से बाहर होती है, और उसकी आवाज धीमी भी हो तो भी हमें इरिटेट कर देती है। तो यानी कई बार उच्च ध्वनि भी हमें, अगर हमारे विचारों से मेल खाती है, तो वो हमें पसंद आती है, या हम उसको आसानी से सह सकते हैं। और कई बार कम तीव्रता वाली ध्वनि भी हमें नुकसान पहुंचाती है, या हम उसके प्रति भी चिड़चिड़ापन या एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसे ही हम कोलाहल की श्रेणी में रखते हैं, ध्वनि प्रदूषण या कोलाहल की श्रेणी में रखते हैं। कैसी ध्वनि को? जब जो ध्वनि है वो हमारे विचारों की तारतम्यता को तोड़ दे। मतलब मान लीजिए आप बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ थॉट कर रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, तो कई बार अचानक से बहुत तेज से आवाज आने लगे, या अचानक रास्ते में से आप बैठ के पढ़ रहे हैं और घर के बगल से एक बारात जाने लगे। अब वहां पर क्या हुआ, अचानक से बहुत तेजी से आवाज आने लगा, तो आपका विचार की जो तारतम्यता है, आपका जो एक कंसंट्रेशन लेवल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आपकी विचारों की तारतम्यता टूट जाए, आपकी क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होने लगे, तो हम तब उस ध्वनि को कोलाहल की श्रेणी में या ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आ गई इतनी चीजें? ध्वनि प्रदूषण में हम कौन सी चीजें को रखेंगे, किस आवाज को? जिससे हमारे विचारों की जो तारतम्यता है, हम जो सोच रहे हैं, हमारे सोच डिस्टर्ब हो जाए, हमारी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाए, या हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी ध्वनियों को हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। अब मानवीय समस्याओं की बात करें तो मानवीय समस्याओं का संबंध ऐसे कोलाहल से है जो कार्य परिस्थिति में, मतलब मानव को कब इस ध्वनि से प्रॉब्लम होती है, जब वो घर में हो, दफ्तर में हो, या अपने और कहीं जहां पर वो रोजगार करता हो वहां पर हो, या सामुदायिक जीवन में हो, मतलब 4 लोगों के साथ मिल रहा हो, सोसाइटी में मिल रहा हो, सोसाइटी में कोई फंक्शन हो रहा हो, और ऐसी जगह पर जब बहुत ज्यादा ध्वनि होने लगे, तब क्या होता है, तो वहां पर ये जो ध्वनि है वो मानव के लिए समस्या खड़ी कर देती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मानवीय समस्याओं का जो संबंध है वो ऐसे कोलाहल से है जो उसके घर, दफ्तर, रोजगार, सामुदायिक जीवन को प्रभावित करता है। शहरों का कोलाहल प्रदूषण उत्पन्न करता है। शहरों में देखिए लगातार गाड़ियां चलती हैं, जाम हो जाने पर लगातार सब लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाते जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है, जो कि मानव के जीवन के लिए और मानव के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए खतरनाक होती है। और जिससे कई बार क्या होता है कि आप देखें कि आप आगे हैं, पीछे वाला इतनी तेज हॉर्न बजा रहा है, जबकि देख रहा है कि आगे जाम लगा हुआ है, फिर भी वो हॉर्न बजाया जा रहा है, तो मन करता है कि उतर के उसको अच्छे से सुना दिया जाए। तो ये क्यों हो रहा है? वो जो ध्वनि प्रदूषण है उसकी वजह से मानव के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और आक्रामकता के बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आक्रामकता उत्पन्न होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती हैं। अब यहीं पर हम देखें तो कोलाहल को परिभाषित करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने बताया है ध्वनि को, कि जो ध्वनि प्रदूषण है वह अनावश्यक, असुखद
तथा सभी सुनने वालों के लिए चिंताजनक ध्वनि, जिससे सभी व्यक्तियों की क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब ध्वनि प्रदूषण हम किसे कहेंगे या कोलाहल किसे कहेंगे? ऐसी ध्वनि जो अनावश्यक हो, असुखद हो और जितने लोग के कानों तक वो पहुंच रही है सबको डिस्टर्ब कर रही है, सबके अंदर चिंता उत्पन्न कर रही है। तो ऐसी ध्वनियों को हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखेंगे। अब बात करें कि हमारी जो कान है, हमारे कान किस क्षमता तक ध्वनि को सह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, बताया जा रहा है कि वास्तव में ध्वनि हमारे कार्यों की उच्च स्तरीय क्षमता तथा मस्तिष्क द्वारा किए गए प्रतिक्षण को प्रभावित करती है। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसको प्रभावित करती है, जो हम किसी चीज का परसेप्शन कर रहे हैं उसको प्रभावित करती है, और इसका मापन, ध्वनि का मापन हम हर्ट्ज में करते हैं। और एक मनुष्य के, आप सबको ये पता ही होगा कि मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ तक वो व्यक्ति सुन सकता है। लेकिन जब ध्वनि की तीव्रता 15,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? तो वहां पर जो मनुष्य है उसकी श्रवण क्षमता को हानि होने लगती है। मतलब वो ध्वनि क्या करती है? व्यक्ति के कानों को, उसके सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसके अलावा ध्वनि को डेसिबल में भी मापा जाता है। डेसिबल में जो माप होता है उसके बारे में सबसे पहले टेलीफोन के जो आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ध्वनि के मापन के लिए एक स्केल विकसित किया था जिसे बेल कहा गया, और बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहा गया। डेसिबल को आपने देखा ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में हम डीबी से लिखते हैं। तो मनुष्य 150 डीबी 150 डेसिबल तक सुन सकता है। मतलब अगर वो आएगी वो आवाज तो वो सुन लेगा, लेकिन अगर हम सहन करने की बात करें तो वो 67 डेसिबल तक की आवाज को आसानी से सहन कर लेता है। उसके ऊपर जब जैसे जैसे आवाज की तीव्रता बढ़ती है तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। और 80 से 85 डेसिबल की ध्वनि को हम शोर की संज्ञा में रखते हैं, उसको ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा में रखते हैं। अब इससे आजकल हम बात करें तो देखिए, लाउड स्पीकर पे जैसे चुनाव आता है या कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या कोई शादी फंक्शन होता है तो वहां पर लाउड स्पीकर से क्या है, ऊंची ऊंची ध्वनियों में आवाजें आती हैं। जो बम अभी जैसे यूक्रेन में हमला हो रहा है तो वहां लगातार ध्वनि प्रदूषण बम की वजह से हो रहे हैं। फैक्ट्रियों में जब फैक्ट्रियां चलती हैं तो मशीनें चलती हैं, और ऐसी ऐसी मशीनें होती हैं जहां से काफी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये चीजें भी वायुमंडल की शांति को भंग कर देती हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने में सहायक होती हैं? तो यहाँ पर स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत उतना डिस्टर्ब नहीं करते या उतना मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते हैं। वो कभी कभार, जब जैसे प्राकृतिक स्रोत में देखें, आंधी हो गया, तेज वर्षा हो गया, तूफान हो गया, भूकंप, बिजली की कड़कड़ाहट, इन सब से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये डेली तो होते नहीं है कि डेली बारिश ही हो रही है, डेली आंधी चल रही है, डेली तूफान ही आ रहा है, बिजली कड़क रही है डेली, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये उतने खतरनाक नहीं है। जो प्राकृतिक स्रोत है कोलाहल के, ये उतने खतरनाक नहीं होते हैं जितने कि मानव ने जो खुद से अपने लिए एक संकट उत्पन्न कर लिया है। मानव ने जो वस्तुएं बनाई, जो उत्पादन किए, उससे बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसको हम 4 कैटेगरी में रख सकते हैं, जिससे परिवहन के साधन। अब परिवहन जैसे कारें चलती हैं, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल। अब देखिए कोई मोटरसाइकिल ही ऐसी होती है, जैसे बुलेट हो गया, उसमें कुछ लोग साइलेंसर निकाल कर उसको चलाते हैं, तो उससे जब बगल से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि बस उसको एक लात मार के गिरा दिया जाए, इतनी तेज आवाज करता है वो। या जब हवाई जहाज जाती है, जेट विमान जाते हैं, या रेलगाड़ियां जब जाती हैं तो उनसे भी बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा मशीनें, सायरन,
या जनरेटर, अब तो साइलेंट जनरेटर आने लगे हैं, अदरवाइज पहले के जनरेटर तो बहुत ज्यादा आवाज करते थे। और मनोरंजन के साधनों की बात करें तो टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी, होम थिएटर, ये सब भी काफी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। घरेलू उपकरण भी कई बार ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे मिक्सी जब ऑन करिए तो इतनी तेज घड़घड़ाहट की आवाज आती है कि वो भी कई बार डिस्टर्ब कर देती है। या प्रेशर कुकर हुआ, वैक्यूम क्लीनर हुआ, या किसी किसी का तो कूलर ही बहुत ज्यादा आवाज करने लगता है। इसके अलावा भी जैसे टैंक हो गए, मशीन गन हो गई, ये सब तो हमेशा नहीं रहते हैं। ये सब जब कभी युद्ध की स्थिति बनती है तब वहां पर ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जाए कि ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति के कार्यस्थल तथा दैनिक जीवन के लिए एक गहन समस्या बन चुका है। और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति के जो शारीरिक और इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा निगेटिव असर पड़ता है। अब वो असर क्या है उसको भी हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण तथा मानसिक स्वास्थ्य, नॉइज पोल्यूशन एंड मेंटल हेल्थ के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, आप खुद इस चीज को फील किए होंगे कि कई बार जब ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो, जब बहुत ज्यादा तेज आवाज आने लगती है तो हम एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता है, एकदम मन करता है कि अभी चीख दें, चिल्ला दें। और अगर हम सो रहे हैं तो जाग जाते हैं, और अगर हम जाग रहे हैं तो हमें नींद नहीं आती है उस ध्वनि प्रदूषण वाली स्थिति में। जैसे बगल में शादी हो रही हो और आप कितना भी कोशिश करें सोने की तो आप नहीं सो सकते, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाते हैं कि वहां पर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार अब नींद नहीं आएगी तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, आप रस्सी को सांप समझने लगेंगे, एकाग्रता में कमी आ जाएगी, हम किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? ध्वनि प्रदूषण की वजह से देखने को मिल जाती हैं। तो कोलाहल और अगर हम मानसिक विकृतियों की बात करें, ध्वनि प्रदूषण और मानसिक विकृतियों की बात करें तो दोनों में काफी सकारात्मक संबंध है। सकारात्मक संबंध कैसे? जैसे अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में क्या होगा? मानसिक विकृतियां भी बढ़ेंगी। ध्वनि प्रदूषण घटेगा तो मानसिक विकृतियां भी घटेंगी। तो यानी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। यहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 1960 में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर अध्ययन किया गया। तो अध्ययन के परिणाम स्वरूप में यह पाया गया कि हवाई अड्डे के आसपास जो रहने वाले व्यक्ति थे उनमें मानसिक रोगों की संख्या दूसरे क्षेत्रों की बजाय काफी ज्यादा देखी गई। कोलाहल की उपस्थिति में जो व्यक्ति की प्रत्यक्षिक नियंत्रण की कमी तथा अर्जित निसहायता की भी अनुभूति करता है। मतलब व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर वो किसी चीज को सही से परसेप्शन नहीं कर पाता है। और अर्जित निसहायता का कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में भी पढ़े हैं आपने। तो अर्जित निसहायता में क्या होता है कि आप चाह कर भी उस समस्या से समाधान या उस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम उस समस्या में रहने के आदी हो जाते हैं और उस समस्या का सामना करते रहते हैं। ये हैंस सेली ने दिया था, ये सेलिंगमैन का जो वो था, रिसर्च था, जिसमें उन्होंने कुत्ते को बांध कर करंट फ्लो किया था। तो कुत्ता तो पहले बहुत ज्यादा छटकता है, कूदता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में कुत्ते को पता चल जाता है कि नहीं, मैं इससे भाग नहीं सकता, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, तो वो चुपचाप बैठ जाता है और करंट फ्लो होता रहता है, वो सहता रहता है। तो अब जिन्होंने हवाई अड्डे के पास में अपना घर ले रखा है, बना रखा है, तो घर छोड़कर तो जा नहीं सकते, तो चुपचाप उस शोर को सहने के लिए विवश हो जाते हैं और उसको सहते रहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण जब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगी तो जाहिर सी बात है कि उससे हमारा क्या होगा, वर्क परफॉर्मेंस भी लो होगा, उस पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि उच्च स्तरीय कोलाहल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और जिससे हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देखें, जब अचानक से बहुत तेज आवाज आने लगे तो
एकदम हाथ वाथ एकदम अकड़ जाता है, मन करता है कि बस अब उठ के कुछ कर ही दिया जाए, गुस्सा आ जाता है, हम अपना मुंह बंद करके मतलब एकदम से गुस्से वाला रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? हमारी जो मांसपेशियां हैं वो एकदम से हमको ऐसा करते हैं कि वो अकड़ जाती हैं, वो तनाव युक्त हो जाती हैं। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहता है, कुछ देर के बाद वो फिर उनसे अनुकूलन स्थापित कर ले जाता। अब यहाँ पर प्रोफेन बर्गर ने बताया, सेम चीज इन्होंने बताया है कि जब कोलाहल उत्पन्न होता है तो मांसपेशियों में तनाव काफी ज्यादा होता है पहले दिन, फिर लगातार अगर वो डेली कोलाहल उत्पन्न हो रहा है और हमें उसी परिस्थिति में रहकर काम करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है कि उसका आदी हो जाता है और वो उससे समायोजन स्थापित कर लेता है और अपना काम भी उस परिस्थिति में करता रहता है। अब फोर्ड का जो यहाँ पर रिसर्च है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या बताया कि जब प्रयोज्य कोलाहल के साथ समायोजन कर लेता है, जैसे जो हवाई अड्डे के पास में मान लीजिए रह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, अब उस स्थिति से समायोजन कर लिया कि ठीक है हवाई जहाज आएगी, आवाज होगा, कोई बात नहीं, हम रहेंगे यहीं पर। अब उस समायोजन के बाद फिर से जब उनको एक शांत वातावरण में अगर रखा जाए तो शांत वातावरण में रखने पर वो भी असंतुलित हो जाते हैं। मतलब जैसे वो जब पहले शांत से अशांत में आए थे तो असंतुलित हो गए थे, समायोजन नहीं कर पा रहे थे, वैसे जब अशांत वातावरण से जिससे वो समायोजन स्थापित कर चुके हैं वापस जब शांत वातावरण में जाते हैं तो वहां पर भी उनको दिक्कत होती है, वहां पर भी वो असंतुलित हो जाते हैं और जल्दी से समायोजन नहीं कर पाते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है वो बहुत ही यूनिक है। वो क्या करता है, वो चाहता है कि हमारा माइंड एकदम शांत रहे और इसके लिए वो जैसी भी कंडीशन रहती है उससे वो क्या करता है, उससे वो समायोजन स्थापित कर लेता है। अगर कंडीशन बुरी है तो उससे भी, कंडीशन अच्छी है तो उससे भी। तो अगर जब डिस्टर्बिंग कंडीशन में व्यक्ति समायोजन स्थापित कर लेता है तो वापस जब नॉर्मल कंडीशन में जाता है तो वहां पर भी फिर से वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसको समायोजन दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ लास्ट में हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का सामाजिक क्या प्रभाव पड़ता है, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि समाज और मानव का काफी अटूट संबंध है और समाज मानव के ऊपर प्रभाव डालता है, मानव समाज के ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन जब ध्वनि प्रदूषण अधिक हो जाता है तो उससे व्यक्ति पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। कई बार व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और वो उत्तेजित होकर कुछ ऐसे व्यवहार कर देता है जो कि सामाजिक रूप से सही नहीं है। जैसे मान लीजिए फंक्शन हो रहा है, आपका एग्जाम आने वाला है और आपकी सोसाइटी में एक अच्छी छवि है, लेकिन उस टाइम पे आप नहीं बर्दाश्त कर पाए, आप कुछ गए बोल दिए, तो वहां पर भी एक आपका क्या हुआ, आप वहां पर जब बोलते हैं तो उधर से भी बात होती है, फिर आपकी एक निगेटिव छवि बन जाती है और कई बार स्थिति आक्रामक या मारपीट तक पहुंच जाती है। और ये तब ज्यादा होता है जब जो ध्वनि है वो, जैसे यहाँ पर ग्लास और सिगर ने बताया कि ये कंडीशन तब ज्यादा होती है जब ध्वनि अचानक से आ जाए, जब आपको पता ना हो कि हाँ अभी ध्वनि प्रदूषण होने वाला है या अभी लाउड स्पीकर पे म्यूजिक बजने वाला है। तो अचानक से जब ये चीजें होती हैं तब ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आपको पहले से पता है, आपने देख लिया है कि तैयारी हो रही है, आज यहाँ पर लाउड स्पीकर बजेगा या आज यहाँ पर फंक्शन होगा, शोर शराबा होगा, तो उसके लिए आपका माइंड पहले से तैयार रहता है। लेकिन जब अचानक से सारी चीजें होती हैं तब माइंड नहीं तैयार होता है और तब वहां पर एक्साइटमेंट में कई बार व्यक्ति आक्रामक हो जाता है और स्थिति फिर वहां पर गंभीर हो जाती है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति के मनोदशा में भी परिवर्तन कर देता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी हेल्पफुल है, दूसरों की हेल्प करता है, तो वो ऐसी परिस्थिति में जहां पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है वहां पर अगर किसी को हेल्प की चाहिए भी होता है और वो हेल्प करना चाहता भी है तो वो उस परिस्थिति में नहीं जाता है, जबकि वो हेल्प करना चाहता था, लेकिन वहां पर इतना शोर होता है, इतनी नॉइस पोल्यूशन है कि वहां पर वो जाना ही नहीं चाहता, वो छोड़ देता कि नहीं छोड़ो हटाओ, नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उसका सहायता परक और उसके परोपकारी भाव का प्रदर्शन नहीं हो पाता है और वहां पर वो सामने वाला पर्सन उस हेल्प से वंचित रह जाता है। तो आपने देखा कि कैसे ध्वनि प्रदूषण हमारे
लाइफ को, हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे फिजिकल हेल्थ को और हमारे सोशल लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।